आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल वैभव एडवांस लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ट्रांसफार्मर के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसफार्मर का कैरेक्टरिस्टिक्स एट फुल लोड मतलब पूर्ण भार पर हम ट्रांसफार्मर के अभिलक्षण को खींचेंगे और बताएंगे। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट होगा उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे तरीके से। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट, ITI के स्टूडेंट, सभी लोगों के लिए बहुत ही ये जो है यूजफुल प्रूफ होगा। देखिए, इसके पहले मैंने बताया था आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर एट नो लोड। मतलब नो लोड पे जब ट्रांसफार्मर कोई लोड नहीं था तो उसका बिहेवियर कैसे था, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। उसमें आपने देखा कि नो लोड करंट बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि जब सर्किट ओपन हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या है, सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है। लेकिन ट्रांसफार्मर के जो कोर हैं, वाइंडिंग है, वो एज ए लोड वर्क कर रहे थे, इसीलिए बहुत ही माइन्यूटली करंट फ्लो हो रही थी। मतलब कोई लोड तो आपने नहीं लगाया, लेकिन जो ट्रांसफार्मर का कोर है उस पर जो आपने बाइंडिंग किया है वो तो एक सूक्ष्म लोड का काम करेंगे ही ना, इसलिए करंट फ्लो होगी। और चूँकि वो पूरा कॉइल है, इंडक्टिव कॉइल है, तो पूरा इंडक्टिव लोड हो गया। जैसे मान लीजिए ये आपका ट्रांसफार्मर था और इसके सेकेंडरी क्या था, ओपन था। प्राइमरी में आपने सप्लाई दिया था, तो यहाँ लोड भरसक नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म लोड का काम करेगा ना, इसीलिए करंट फ्लो होती है बहुत माइन्यूटली करंट, चूँकि ओपन होने के कारण। अब आप देखिए कि अब नो लोड करंट इसमें फ्लो होती है तो पावर फैक्टर आखिर इतना ज़्यादा क्यों होता है। मैंने बता दिया था, लिख दिया था, लगभग 70 डिग्री टू 75 डिग्री। 70 मतलब पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर नहीं, पावर फैक्टर तो बहुत कम होता है, पावर फैक्टर एंगल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक जो ये लोड आपने इसको एज्यूम किया है, ये लोड क्या है, परफेक्टली मैक्सिमम क्या है, इंडक्टिव है। तो इंडक्टिव होने के कारण करंट क्या होती है, वोल्टेज से ज़्यादा लैग करेगी और ज़्यादा लैग करेगी, इसलिए एंगल तो ज़्यादा होगा। लेकिन जब इसको हम कास में इसकी वैल्यू हम रखेंगे तो जैसे कास 90 ये मैक्सिमम एंगल है ना, तो इसका मान क्या आया, बहुत, इसका मान कितना आया, 0 आया। ठीक है, इसका मतलब जितना ही एंगल ज़्यादा होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो एंगल ज़्यादा होने के कारण इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 0.2 आई थी लगभग। तो हमने रीज़न इसका क्या बताया कि नो लोड करंट मिनिमम क्यों है, क्योंकि सर्किट ओपन है। ओपन होने के बाद भी फ्लो हो रही है। क्यों फ्लो हो रही है? क्योंकि एक लोड का काम कर रहा है। ठीक है, पावर फैक्टर एंगल ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो लोड आपने एज्यूम किया है कोर और बाइंडिंग या इंडक्टिव है। ठीक है, इसलिए एंगल ज़्यादा है। एंगल ज़्यादा है तो पावर फैक्टर कम क्यों है, क्योंकि एंगल ज़्यादा है, तो एंगल ज़्यादा होने पर जो कास की वैल्यू आती है वो कम आती है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले वाली वीडियो में रीजन विथ रीजन बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम फुल लोड पर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव पॉइंट को भी नोट आउट करेंगे। इसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जैसे इनिशियल जो स्टार्टिंग वीडियो थी उसमें हमने बैलेंसिंग करंट को एक्सप्लेन किया था, उसी को हम यहाँ एक्सप्लेन करेंगे। ध्यान से देखिएगा चीज़ें क्या हैं। ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, लोड लगा दिया। ठीक है, यहाँ करंट I1 फ्लो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लक्स फाई जो है कोर से होते हुए सेकेंडरी को क्या कर रहा है, लिंक कर रहा है। यहाँ पे आपने क्या लगाया है, लोड लगाया है। तो इसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I2 करंट इसमें क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे I1 करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। तो ट्रांसफार्मर के वर्किंग के अनुसार क्या है, हम यहाँ पे सप्लाई करंट जब इसको हम देंगे तो होगा क्या, फ्लक्स इससे आएगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स आएगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है। अल्टरनेटिंग फ्लक्स यानी कि जो परिवर्तनशील फ्लक्स जब इस कॉइल से चेंज होगा तो कॉइल में EMF जनरेट हो जाएगा। ये सारी बातें हमने पहले ही बता दिया था। यही फ्लक्स जो है सेकेंडरी में लिंक करेगा, सेकेंडरी में भी EMF जनरेट हो जाएगा। लेकिन इसके पहले वाले कंडीशन में कोई लोड आपने नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ आपने लोड लगा दिया। लोड का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल में 3 प्रकार के लोड की हम स्टडी करते हैं। कौन कौन सा लोड होता है, एक होता है आपका रेसिस्टिव लोड। रेसिस्टिव लोड जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, प्रतिरोधी लोड। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, इंडक्टिव लोड। दूसरा क्या होता है, इंडक्टिव लोड, इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, प्रेरकीय लोड।
प्रेरकीय लोड, लोड का मतलब होता है भार। तीसरा है आपका क्या आता है, कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड में आता है आपका धारितीय भार, धारितीय भार, ठीक है। ये 3 प्रकार के आपके लोड इसमें यूज किए जाते हैं। कौन कौन से, रेसिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। तो अब इनका हम एग्जाम्पल के साथ आपको हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए रेसिस्टिव लोड के अंतर्गत क्या आ सकता है, इनकैंडेसेंट लैंप, जिसको हम फिलामेंट लैंप कहते हैं। जो आपके घर में जो लैंप जलता है वो क्या है, इनकैंडेसेंट लैंप है या फिलामेंट लैंप है, ठीक है। तो अब तो एलईडी यूज किया जा रहा है। तो वो जो है जैसे हीटर हो गया आपका, इमर्सन रॉड हो गया आपका, ठीक है, ये आपका फिलामेंट लैंप हो गया, ये सब क्या है, रेसिस्टिव लोड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जिसमें रेसिस्टेंस ज़्यादा हो, ठीक है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में हो। इंडक्टिव लोड में क्या आता है, इंडक्टिव लोड में आप क्या आता है, जैसे आपका जो भी इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर, जितने भी मोटर होते हैं सब इंडक्टिव लोड के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉइल होता है। कॉइल क्या है, एक इंडक्टिव लोड का एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर इसका हम इसको सप्लाई किसी हीटर को दे रहे हैं या बल्ब को दे रहे हैं तो रेसिस्टिव लोड को कनेक्ट कर रहे हैं। अगर इसकी सप्लाई हम मोटर को दे रहे हैं तो इससे हम इंडक्टिव लोड को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसको सप्लाई हम कैपेसिटिव लोड का मतलब अगर ट्रांसमिशन लाइन से इसको कनेक्शन कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन लाइन एक कैपेसिटिव लोड का एग्जाम्पल है। या इससे मान लीजिए हम कैपेसिटर ऐड कर रहे हैं, कैपेसिटर बैंक ऐड कर रहे हैं तो कैपेसिटिव लोड का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रिकल की दुनिया में यही 3 प्रकार के लोड हम स्टडी करेंगे। यही 3 प्रकार के लोड लगभग हम स्टडी भी करते हैं जो हम ऑपरेटर्स के अंदर डालते हैं, ठीक है ना। तो अब 3 लोड यहाँ पे हमने दिखाया। अब इस पर हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का बिहेव कैसा है, इसको अब चेक करेंगे, ठीक है। इसको अपने सप्लाई दिया, करंट फ्लो हुआ, तो हम अगर फिंगर्स रूल लगाएं यहाँ पे, थंब रूल, तो हम करंट के डायरेक्शन में उंगलियों को रखेंगे तो फ्लक्स ऊपर रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि फ्लक्स जो है ऐसे ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। यहाँ भी हम ऐसे करें तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या आ रहा है, ऊपर ही आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से और यहाँ से फ्लक्स तो जा ही रही है। यहाँ मान लीजिए φ1 फ्लक्स है, यहाँ से मान लीजिए φ2 फ्लक्स है। तो दोनों फ्लक्स आपस में क्या करेगा, एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड होगा रियल में, वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा, माने फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ट्रांसफार्मर एक कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस है, इसमें जो लॉसेस होते हैं, आयरन लॉसेस, वो कांस्टेंट होते हैं। इसलिए जो फ्लक्स यहाँ पे रिड्यूस हुआ है उस फ्लक्स की पूर्ति के लिए सप्लाई करंट का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ I2 करंट फ्लो होते ही इसमें एक सप्लाई करंट फ्लो हो गई जो क्या है आपकी I2 डैश है, ठीक है। क्यों फ्लो हो गई, क्योंकि इसमें जैसे ही करंट फ्लो हुई इससे भी फ्लक्स जनरेट हुआ, इसका भी फ्लक्स हो, इसका भी फ्लक्स, एक दूसरे को डीमैग्नेटाइज कर दिया कुछ मात्रा में। दोनों फ्लक्स आपस में क्या हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो कुछ फ्लक्स यहाँ कम हो जाते हैं। ट्रांसफार्मर है कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, और उस फ्लक्स को जो कम हुआ है उसकी प्रतिपूर्ति के लिए सप्लाई करंट का मान बढ़ गया। मान लीजिए I2 करंट फ्लो होने से I2 डैश करंट क्या हो गई, फ्लो हो गई, इसमें बढ़ गई, ताकि जो फ्लक्स यहाँ डीमैग्नेटाइज हुआ है उस फ्लक्स की क्या हो सके, पूर्ति हो सके, ठीक है ना। तो चूंकि ये I2 डैश कर क्या रहा है, इस I2 करंट को बैलेंस कर रहा है, इसलिए I2 डैश को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, बैलेंसिंग करंट, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं समकारी धारा। इसको क्या कहते हैं, समकारी धारा, ठीक है। इसको हिंदी में हम समकारी धारा कहते हैं, ठीक है। और देखिए इसके एग्जाम्पल में हमने क्या बताया था, फिलामेंट लैंप हो गया आपका, ठीक है, तंतु बल्ब एक लिख दीजिए, या हीटर लिख दीजिए, इमर्सन रॉड लिख दीजिए, इसमें मोटर लिख दीजिए, इसमें आपका ट्रांसमिशन लाइन लिख दीजिए, या कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर लिख दीजिए, ये सब इसके लोड है, ठीक है। तो ये आपका समकारी धारा हो गया I2 डैश, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, बैलेंसिंग करंट कहते हैं, ठीक। तो इसका यूज हम कैरेक्टरिस्टिक्स खींचने में हम करेंगे। अब आप देखिए, अब जो सप्लाई करंट है, इस सप्लाई करंट जो है किस किस करंट को जन्म दिया, इसको यहाँ पे प्राइमरी साइड में I2 डैश को जन्म दिया। अब फिर ये ट्रांसफार्मर को हम क्या मान रहे हैं, एक
तरह का सर्किट मान रहे हैं, आरएल पैरेलल सर्किट, जो इसके पहले मैंने आपको बताया था। तो उस आरएल पैरेलल सर्किट में कौन सा करंट फ्लो हुआ था? I0 करंट। इस पूरे कोर को हमने माना था ना, ये दो करंट में इसको हमने दो एलिमेंट में इसको डिवाइड किया था, एक इंडक्टर था और एक कैपेसिटर था, R0 और X0, पूरे कोर को, ताकि इसमें भी तो करंट फ्लो होगी ना, कोर में भी तो करंट फ्लो होगी ना। तो वो क्या है, मान लीजिए जो करंट इस कोर के अंदर फ्लो हो रही है वो क्या फ्लो हो रही है? I0, यानी कि I1 जो होगा वो वेक्टर ऑफ होगा क्या? I0 प्लस I2 डैश, ठीक है। या I0 और I2 डैश का रिजल्टेंट होगा क्या? I1, क्योंकि I0 भी इसमें फ्लो हो रही है, I2 डैश भी इसमें फ्लो हो रही है, ठीक है। क्यों I2 डैश? I2 का एक बैलेंसिंग करंट है, समकारी धारा है, ठीक है। यहाँ तक तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसको रिमूव करते हैं। देखिए अब ये जो I2 डैश यहाँ पर आया, तो I2 डैश को हम लिख क्या सकते हैं? I2 डैश को हम क्या लिख सकते हैं? KI2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि I2 है सेकेंडरी में, I2 डैश है प्राइमरी में, तो इसका जो आपका रेशियो बनेगा क्या बनेगा? K यही नहीं बनेगा, I1 अपन प्राइमरी साइड का करंट अपॉन सेकेंडरी करंट का करंट इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होते हैं। I2 डैश आप निकालेंगे तो K का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो I2 डैश इक्वल टू क्या बनेगा? KI2, ठीक है ना। इतनी बातें आप जानिए बस। अब हम बताते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचना है, ठीक है ना। अब हमको कैरेक्टरिस्टिक्स खींचना बताते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, मैंने इसको छोटे में बनाया क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक्स अब खींचने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक जब हम खींचेंगे तो लॉन्ग होगा, बड़ा होगा, इसलिए हमने पूरा स्पेस लिया इसके लिए। तो अब हम देखते हैं ये सारी चीज़ें, तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया था आपको कौन सा चीज़ क्या है, कौन क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। सप्लाई मतलब सप्लाई करेंट, ठीक है। यह क्या? नो लोड करेंट, शून्य भार पे I0 करंट है। ये क्या है? I2 डैश बैलेंसिंग करंट, जो I2 के फ्लो होने से बैलेंसिंग करंट आई है, समकारी धारा जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक खींचते हैं नो लोड पे, तो अलग अलग लोड हम लगा रहे हैं, रेसिस्टिव लोड, फिर इंडक्टिव लोड, फिर कैपेसिटिव लोड। पहले रेसिस्टिव लोड पे हम देखेंगे, तो सब में जो कॉमन पॉइंट है पहले सब में हम खींच लेते हैं। ये आपका फाई यहाँ रहेगा ही, ये आपका E1 यहाँ रहेगा ही, E2 यहाँ रहेगा ही, और V2 यहाँ रहेगा ही। ये चीज़ें तो यहाँ रहेंगी ही, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। यहाँ पे V1 होगा ही, ये आपका फाई होगा ही, ठीक है। ये हो गया, ठीक, पहला। ये देखिए दूसरा, ये दूसरा हम यहीं पर खींच देते हैं। दूसरा ये फाई यहाँ रहेगा ही, ये V1 है, ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका V2 है। इतना तो सब में रहेगा ही। ये तीसरा यहाँ पे खींच देते हैं, ये फाई है, ये आपका क्या है? V1 है, ये आपका क्या है? E1 है, ये क्या है आपका? E2 है, ये क्या है आपका? V2 है। ये तीनों लोड पे हमने एक कॉमन चीज़, इसको मान ली हम रेसिस्टिव लोड पे खींच रहे हैं, ठीक है ना। रेसिस्टिव लोड पे, इसको हम क्या है? इंडक्टिव लोड पे खींच रहे हैं। किस पर? इंडक्टिव लोड पे खींच रहे हैं। इसको हम किस पर खींच रहे थे? कैपेसिटिव लोड पे मान लीजिए हम खींच रहे हैं, ठीक है। इन लोडों का चर्चा मैंने कर दिया है, कैंसर लोड किस प्रकार के होते हैं, ठीक। तो आप देखिए कैसे हम खींचेंगे इनको। तो रेसिस्टिव लोड पे आप जानते हैं कि अगर ये मान लीजिए यहाँ पे रेसिस्टिव लोड लगा दिया, रेसिस्टेंस लगा दिया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, कोई हीटर लगा दिया, ठीक। तो यहाँ जो वोल्टेज होगा V2 और I2 दोनों सेम फेज में होंगे, V2 और I2, क्योंकि रेसिस्टिव लोड का नेचर होता है कि दोनों क्या होंगे? सेम फेज में होंगे। तो जिसमें V2 है उसी फेज में क्या होगा? आपका I2 होगा। और I2 से ही जस्ट प्राइमरी साइड में क्या जनरेट हुआ है? I2 डैश। तो जस्ट इसके पीछे क्या होगा? I2 डैश होगा, ये तो जानते ही हैं। और देखिए नो लोड करंट I0, वो I0 का सब में कंडीशन एक ही होगा। यहाँ मान लीजिए यहाँ भी I0, सब में एक ही कंडीशन होगा I0 का। ये नो लोड करंट है, सब ऐसे ही रहेगा नो लोड करंट अपनी जगह पे, ठीक है। तो अब इस I2 डैश और यहाँ पे I0, इन दोनों का आपका रिजल्टेंट क्या बन रहा है उसको आप देखिए। यहाँ पे I2 डैश और I0 का रिजल्टेंट क्या बन के आ रहा है सामने। तो आप देख रहे हैं I0 I2 डैश का रिजल्टेंट क्या है? I1 है। तो यहाँ पे I2 डैश है, यहाँ पे I0 है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं के बीच में क्या होगा? I1 होगा। तो इसके बीच में हमने क्या कर दिया?
I1 खींच दिया। अब इसको हम क्या कर दिए, ऐसे मिला दिए, ठीक है। तो ऐसा हम करेंगे कि दोनों पैरेलल आएँ। इसको ऐसा खींचना है आपको कि लगभग ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हो जाएं, पैरेलल आना है, ठीक है ना। इनको ऐसे आप खींचिएगा, ये लाइन सीधी जाए, ठीक। और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अपने अनुसार खींचिएगा कि क्या हो जाए, पैरेलल जाए। तो ये आपका रेसिस्टिव लोड पे कैरेक्टरिस्टिक जो है, क्यों, क्योंकि जो I1 है वो I2 डैश और I0 इन दोनों का क्या है, रिजल्टेंट है। तो रेसिस्टिव लोड पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। फिर इंडक्टिव लोड पे आप क्या देखेंगे कि जो I2 होता है वो क्या होता है, I2 V2 से लैग करता है, पीछे चला जाता है। मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, अब हम यहाँ पर लगा दिए क्या, मोटर मान लीजिए लगा दिया है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, मान लीजिए मोटर लगा दिया, ठीक है ना। इससे कनेक्शन हमने मोटर को दिया, तो जो आपका I2 होगा वो लैग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, I2 तो खींचेंगे, इससे क्या करेंगे, एक लैग एंगल पे I2 डैश होगा, जो एक लैग एंगल पे ये होगा, ठीक है। I2 होगा लैग एंगल पे। मान लीजिए यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, ϕ2। यहाँ पर भी एंगल दर्शा दीजिए। ये आपका हमेशा V1 से ही एंगल लेते हैं, तो ये आपका क्या होगा, ϕ0, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ϕ1 होगा, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। और फिर इसको भी हम दर्शाएंगे अभी। तो I2 हो गया ये। अब I2 के जस्ट पीछे ही क्या होगा, I2 डैश होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में I2 डैश खींच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या खींच लिया, I2 डैश, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, इन्हीं के बीच में ही रिजल्टेंट आना है, तो हम इसी के बीच में रिजल्टेंट खींच लिया, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट क्या शो करेगा, I1 को शो करेगा, ठीक है। पहले हमने लैग किया I2 को V2 से, I2 मिल गया हमको। I2 के जस्ट प्राइमरी साइड में क्या फॉलो हो रहा है, I2 डैश। तो I2 के जस्ट पीछे I2 डैश लिख दिया, I0 तो अपनी जगह में ही था। इन दोनों के बीच में हमने इसका रिजल्टेंट खींच दिया, ठीक है ना। फिर देखिए, अब यहाँ पे I2 डैश यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा। यहाँ पे आपका I2 जो करंट होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, लीड करेगा। यहाँ पे लीड करेगा ना। मान लीजिए अपने कैपेसिटिव लोड लगा दिया, तो अब क्या करेगा, करंट वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। तो मान लीजिए यहाँ ϕ2 एंगल पे क्या कर दिया, लीड कर दिया। अब I2 के जस्ट पीछे क्या फ्लो होगा, बैलेंसिंग करंट I2 डैश फ्लो होगा। अब इन्हीं दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट I1 है, तो इनके बीच में हमने रिजल्टेंट क्या कर दिया, खींच दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका I1। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, कितना आसानी से इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बना लेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ठीक है। तो कैसे आप इसको फील कर रहे हैं, कैसे आप इसको बना रहे हैं, आपको बनाने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताना, जगह कम थी इसीलिए थोड़ा सा इसमें डिस्टर्बेंस आ गया है। जब आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बैठ कर के इसको बनाएंगे फ्रीली स्पेस में, तो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से आप इसको खींच सकेंगे, ठीक है ना। अब बहुत आसान है, केवल यहाँ आपको देखना है। ये E1 E2 और V2 क्यों इस फेज में मैंने सब कुछ बता दिया है। ये E1 और E2 चूँकि एक ही फ्लक्स से, जिस फ्लक्स से E1 आ रहा है उसी से E2 आ रहा है। I2 का में वोल्टेज ड्रॉप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो V2 मिल रहा है, इसलिए तीनों एक फेज में है, ठीक है ना। इसमें जो भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कॉइल में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो V2 मिल रहा है। इसलिए यानी E1 E2 और V2 एक फेज में होंगे। और चूँकि V1 ही इनका जन्मदाता है, तो ये कलयुग के बेटे हैं, ये जिससे जन्म लिए हैं उसी का विरोध करेंगे, अपोज करेंगे, इसीलिए इनके जस्ट अपोजिट हैं ये। अब V1 इनको जनरेट किया, इसलिए इन दोनों के से क्या हो, सीधे विपरीत है। तो अब देखिए, अब हमको जब लोड लगा रहे हैं तो इसमें करंट फ्लो हो रहेगा ही, जाहिर सी बात है। रेसिस्टिव लगाएंगे तो सेम इसी के फेज में आ जाएगा, वोल्टेज के ही। I2 के जस्ट पीछे I2 डैश लिखना है बस। I0 का कंडीशन सब में सेम रहेगा, I0 का यहाँ एंगल आप दर्शा सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ये आपका ϕ0 होगा, ये आपका क्या होगा, ϕ1 होगा। इसी के नाम के अनुसार इसका नाम रख देंगे, क्या होगा, ϕ2 डैश हो जाएगा। यहाँ भी एंगल दर्शा सकते हैं। ये आपका क्या होगा, ϕ0 होगा। ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका ϕ1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा आपका ϕ2 डैश होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका ϕ2 डैश यहाँ पे होगा, सॉरी यहाँ पे होगा ϕ2 डैश, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं,
रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सारे एंगल को आप क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको केवल बताया, इसी को आपको अगर खींचने आ गया तो जस्ट इसके अपोजिट करेंगे तो I2 मिलेगा। I0 तो अपनी जगह पे था ही, I2 जैसे मिला इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, I1 है, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाई दिया था। I2 I0 का रिजल्टेंट I1 है, तो इनके बीच में हमने एक रिजल्टेंट खींच दिया डायगोनल, जो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ पैरेललोग्राम मेथड से हमने डायगोनल खींच दिया। यहाँ पर भी I2 हमने लीड करा दिया, इसका जस्ट पीछे I2 हो गया, I0 अपनी जगह पे ही था, इनके बीच में इसका रिजल्टेंट शो कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मालूम हुआ बैलेंसिंग करंट और कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे खींचते हैं। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि E1 और E2 के बीच फेज एंगल कितना होता है, तो 0 होता है। फिर पूछता है E1 और V2 के बीच फेज एंगल कितना होता है, तो भी 0 होता है। E1 और फाई के बीच फेज एंगल कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। E1 फाई से क्या करता है, लीड करता है, लैग करता है, लैग करता है। ठीक है, फिर पूछता है फाई का V1 से क्या फेज एंगल होता है, तो 90 डिग्री होता है। ठीक है, फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है V1 और E1 के बीच फेज एंगल कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। देखो V1 और E1 के बीच, चाहे V1 और E2 के बीच, चाहे V1 और V2 के बीच फेज एंगल कितना होता है, 180 होता है। तो इस पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा बनते हैं बेटा, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हम लगभग आपको 7-8 ऑब्जेक्टिव पॉइंट इसमें हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो अगर हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। बिल्कुल ही व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर डीमोटिवेशन का ये रिप्रेजेंटेशन है। इसलिए आप हमको सपोर्ट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को बताएं, इस वीडियो को भेजें, ताकि सारे अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें और हमको अच्छे से अच्छे वीडियो सेशन को आपको हम ज़रूर लेके आएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। हम सब जो भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कंप्लीट मैं कराऊंगा। मैं बीच बीच में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं अदर सब्जेक्ट के भी, उसको भी मैं लाऊंगा। ठीक है, अब मैं डिजिटल डिटेक्शन का बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आने वाला हूँ, जिसमें आप मात्र 3 रूल से सारे नंबर सिस्टम और कोड्स को आप समझ लेंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।